दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आज बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के दो सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्स एर्गोकैल्सिफेरॉल दैट इज विटामिन D2 एंड द एनिमल सोर्स दैट इज कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। नाउ इसके एंडोजीनस सिंथेसिस की बात करें तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल दैट इज द इंटरमीडिएट ऑफ माइनर पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, वो जो है हमारे स्किन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूवी बी रेज जब सनलाइट से आती है and the wavelength of the UVB rays which is required to convert the 7-dehydrocholesterol into the cholecalciferol is 290 to 350 nanometer. Yes, now the cholecalciferol that is transported in body by D-binding protein which is an alpha-1 globulin. ठीक है, तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल था सनलाइट के प्रेजेंस में। यूवीबी रेज जो थी 290 से 315 नैनोमीटर की जो रेज जब सनलाइट से स्किन पर आई तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो गया कोलेकैल्सिफेरॉल में। ठीक है, फिर वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डी बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज अल्फा-1 ग्लोब्यूलिन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो है इसका सेकंड स्टेप होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर क्या होता है? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि कोलेकैल्सिफेरॉल की 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। सो हमें क्या मिल गया? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है कि किडनी के पास एंजाइम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सो जो हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल था उसका फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन होगा दैट इज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। सो इट विल कन्वर्टेड इनटू दी 1,25 dihydroxycholecalciferol which is also called calcitriol, that is the biologically most potent form yes of the vitamin D। ठीक है, सो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, उसके ऊपर दो इफेक्ट होते हैं, मतलब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है और डिक्रीज इन फॉस्फेट लेवल, तो ये दो चीजें होती है जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करती हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन अगर बढ़ेगा तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज बढ़ेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करना या मेंटेन करना, इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करना होता है। तो जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है उसका एक्टिवेशन होगा तो फिर विटामिन डी एक्टिवेट होगा, तो फिर फर्दर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलेगी। एंड अगर फॉस्फेट लेवल भी डाउन होता है देन ऑल्सो दी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इज स्टिमुलेटेड। अगर बॉडी को विटामिन डी नहीं चाहिए तो क्या होगा? सो जो 1,25 dihydroxycholecalciferol है दैट इज calcitriol, then now it will be hydroxylated at the 24th position, yes, and it will converted into 24,25 dihydroxycholecalciferol. Yes, so 1,25 dihydrocholecalciferol can be converted into 24,25 dihydroxycholecalciferol that is calcitetrol। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 24,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज कैल्सिटेट्रॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 24 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, मतलब 1 हाइड्रोक्सिलेशन ना करा के 25 से बाद 24 हाइड्रोक्सिलेशन जब विटामिन डी नहीं रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर, एक्टिव फॉर्म नहीं है तो ये। नाउ विटामिन डी रिसेप्टर, सो कैल्सिट्रायोल जो है वो बाइंड करता है मतलब विटामिन डी रिसेप्टर से विच इज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, तब जब कैल्सिट्रायोल विटामिन डी रिसेप्टर पर बाइंड करता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोडाइमर। इट कंबाइंड विद RXR दैट इज रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। यस, so calcitriol first bind with the vitamin D receptor which is a nuclear receptor, then it combined with retinoic acid or retinoic acid X receptor that is RXR and it form a heterodimer and that heterodimer binds to the vitamin D response element। okay, सबसे पहले क्या हुआ? कैल्सिट्रायल जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर विटामिन डी रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, देन इट combined with the retinoic acid X receptor and form a heterodimer and that heterodimer binds to vitamin D response element that modulates the transcriptional activity of vitamin D response genes। ठीक है,
फिर वहां से वो विटामिन डी का जो है फंक्शन फर्दर होता है। सो जो विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं, विटामिन डी रिसेप्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन फेगोसाइट्स, सेल ऑफ नेफ्रॉन्स विच प्रोड्यूस रेनिन एटसेट्रा। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, जहाँ पर उसकी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर। देन बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी। सो the biochemical effects of vitamin D, the sites of action are, so कहाँ पर एक्शन करता है विटामिन डी? इंटेस्टाइनल विलाय सेल, बोन ऑस्टियोब्लास्ट, किडनी डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स। सो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ब्लड के अंदर कैल्सिट्रायोल है, दैट कैल्सिट्रायोल will combine with the calcitriol receptor complex, that is calcitriol receptor, that is CR, which is in the intestinal cells, and form the calcitriol receptor complex, and that complex bind with the DNA to form the calbindin protein which helps in absorption of calcium. So विटामिन डी अगर ब्लड में होगा तो वो कैल्सिट्रायोल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और कैल्सिट्रायोल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वहां पर कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स जो है डीएनए पर बाइंड करेगा और उससे फर्दर कैलबाइंडिन प्रोटीन बनाएगा। सो कैलबाइंडिन प्रोटीन अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम को। सो कैल्सिट्रायोल क्या कर रहा है? कैलबाइंडिन प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। सो कैल्सिट्रायोल इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्लियर? इफेक्ट ऑफ विटामिन डी इन बोन। सो बोन के अंदर क्या करता है? सो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द ऑस्टियोब्लास्ट ऑब्वियसली, and the primary function of vitamin D is to regulate the calcium and phosphate. Yes, so regulation happens in 3 organs. 3 organs में regulation होती है। कौन कौन से 3 organ है? Intestine, kidney and bone. Now calcitriol. So जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो 1 हाइड्रोक्सिलेशन को फेवर करता है। मैंने अभी ऊपर बात की थी कि 1 हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कैल्सिट्रायोल का एक्टिवेशन, मतलब विटामिन डी का एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगा तो कैल्सिट्रायोल ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब कैल्सिट्रायोल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म ज्यादा है तो व्हाट विल इट डू? इट विल कैल्शियम बाइंडिंग हार्मोन, कैल्शियम बाइंडिंग हार्मोन को इंक्रीज करेगा, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट चैनल्स को इंक्रीज करेगा, कुल मिलाकर वो कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सो विटामिन डी एंड पैराथ हार्मोन्स फेवर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। सो ये दोनों ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से, क्योंकि पैराथ हार्मोन क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना। सो मतलब ये जो है ये कैलबाइंडिन कैल्शियम बाइंडिंग हार्मोन को बढ़ाएगा, दैट विल डू व्हाट? दैट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड it will also increase the TRPV6, that is TRPV6 and calcium transport channel. So it will also increase the absorption of calcium. So ultimately calcium के absorption में help कर रहा है। Action कैसे? 2 जगह से, एक तो कैलबाइंडिन बढ़ा रहा है और एक ट्रांसपोर्ट चैनल बढ़ा रहा है, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट चैनल को। ठीक है, एक्शन ऑन किडनी में बात करें तो इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स कैल्सिट्रायोल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैलबाइंडिन एंड दिस ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है, तो डिस्टल किडनी में क्या करेगा? डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है वहां पर कैलबाइंडिन बढ़ाएगा तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, वहां पर ट्रांसपोर्ट चैनल्स बढ़ाएगा तो उससे भी रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। सो इट विल डू व्हाट? इट विल डू द फेवर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो क्या करेगा? सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बढ़ाएगा। तो मतलब विटामिन डी का तो क्लियर है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को बढ़ाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन, then it increase the reabsorption of calcium but it excrete the phosphate, so decrease the serum phosphate and increase the serum calcium level पैराथ हार्मोन, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम का बढ़ा देता है लेकिन फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करता है। सो विटामिन डी दोनों का एब्जॉर्प्शन करता है और पैराथ हार्मोन जो है एक्सक्रीशन करता है किसका? फॉस्फेट का। देन एक्शन ऑन बोन में बात करें so calcitriol and parath hormone favors the rank ligand present on the osteoblast। so जो calcitriol और parath hormone है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रहेगा जो ऑस्टियोब्लास्ट है उसके ऊपर रैंक लिगेंड होता है, तो उस रैंक लिगेंड को फेवर करेगा, यानी कि उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, देन दैट रैंक लिगेंड जो है वो बाइंड करेगा प्रो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है। ठीक है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट पर रैंक लिगेंड था वो फेवर हुआ, देन वो रैंक लिगेंड बाइंड करेगा प्रो ऑस्टियोक्लास्ट के रैंक लिगेंड रिसेप्टर पर। मतलब ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर एक
लिगेंड को स्टिमुलेट किया, जो लिगेंड ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। सो लिगेंड बाइंड किया ऑस्टियोक्लास्ट के रैंक लिगेंड रिसेप्टर पर, और वहां से ऑस्टियोक्लास्ट को मैच्योर करके डीमिनरलाइजेशन कर दिया बोन का। इससे रिजॉर्प्शन फेवर क्या, उससे क्या होगा, बोन का रिजॉर्प्शन होगा, तो सीरम का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट याद रखना है कि जो कैल्सिट्रायोल है और जो पैराथॉर्मोन है वो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंक लिगेंड को तो एक्टिवेट करता है, लेकिन वो रैंक लिगेंड जो है उसके ऊपर रिसेप्टर जो है उसका, वो तो ऑस्टियोक्लास्ट पर है और वो एक्टिवेशन के लिए है। तो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर जो रैंक लिगेंड है वो एक्टिवेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को, एंड ऑस्टियोक्लास्ट अगर मैच्योर होगी तो रिजॉर्प्शन होगा एंड इट विल इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। विटामिन डी ऑल्सो कॉजेज मिनरलाइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अब विटामिन डी मिनरलाइजेशन भी करता है, कैसे, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, तो उससे क्या है, ऑस्टियोकैल्सिन लेवल, ऑस्टियोकैल्सिन दैट इज वो बढ़ जाता है, ऑस्टियोकैल्सिन लेवल दैट इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। सो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ जाता है, ऑस्टियोकैल्सिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन का मिनरलाइजेशन होता है। सो बोन के मिनरलाइजेशन में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, ऑस्टियोकैल्सिन। और वो सो इट इज एंड वो कब बढ़ता है, जब ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, और वो कब स्टिमुलेट होते हैं, जब विटामिन डी चाहता है कि मिनरलाइजेशन हो, है ना। और ऐसा कब होगा, जब सीरम कैल्शियम लेवल जब लो होगा देन बोन रिजॉर्प्शन होगा, जब सीरम कैल्शियम लेवल इनफ है देन बोन मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, सो ऑस्टियोकैल्शियम लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, कैल्शियम जो है फिर ऑस्टियोइड के मैट्रिक्स में एपिफाइजियल कार्टिलेज के अंदर, तो वहां जाकर डिपॉजिट होगा। सो बोन का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, बोन का मिनरलाइजेशन हो जाएगा। एक बार पूरा वापस से बात कर लें। सो दो सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्स एर्गोकैल्सिफेरॉल, एनिमल सोर्स कोलेकैल्सिफेरॉल। एंडोजीनस सिंथेसिस में बात की 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल दैट इज द intermediate of minor pathway of cholesterol synthesis. Sunlight UVB rays 290 to 350 nanometer will convert the 7D hydrocholesterol from to cholecalciferol, and that will be transported by the debinding protein, and it will reach the liver, and in liver 25 hydroxylase is present, will convert it into 25 hydroxycholecalciferol, and kidney contain the 1 alpha hydroxylase enzyme that will convert it into 1,25 dihydroxycholecalciferol, that is the biologically most potent form. Then 1 alpha hydroxylase. So parathyroid hormone stimulate the 1 alpha hydroxylase, and phosphate low phosphate level also stimulate the 1 alpha hydroxylase, because phosphate level कम है तो phosphate level को बढ़ाता है विटामिन डी। और पैराथायरॉयड हार्मोन है तो वो क्या करता है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो चाहता है कि कैल्शियम बढ़े। सो इट ऑल्सो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को स्टिमुलेट करता है, that will do what, that will increase the calcium reabsorption and absorption from intestine and reabsorption from distal tubules and other places also. So if body doesn't need vitamin D, so it will convert into 24 into 24,25 dihydroxycholecalciferol. And let's talk about the vitamin D receptor. So calcitriol will bind on the vitamin D receptor, that is VDR, and will combine with the retinoic acid X receptor to form a heterodimer. So calcitriol क्या करेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड होगा और वो हेट्रोडाइमर बनाएगा ऑन कंबाइनिंग विद रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर, एंड दैट विल बाइंड ऑन दी, जो हेट्रोडाइमर बना वो हेट्रोडाइमर विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट पर बाइंड करेगा, एंड दैट विल modulates the transcriptional activity of vitamin D responsive genes. So vitamin D receptors are expressed in, और कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं, phagocytes, cells of nephrons which produce renin etc. तो इन जगह पर विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। देन बायोकेमिकल इफेक्ट्स की बात करें तो एक्शन के साइड्स क्या है, इंटेस्टाइनल विलाई सेल्स एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, एंड देन बोन ऑस्टियोब्लास्ट एंड किडनी डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स, तो बात करते हैं। सो विटामिन डी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। सो ब्लड के अंदर calcitriol है that will go into the intestinal cell and will combine with the calcitriol receptor that will stimulate the increase the synthesis of calbindin protein. So calcitriol ने intestine में calbindin protein का synthesis बढ़ा दिया, जिसकी वजह से calcium का absorption हो गया। So calcitriol increases the calcium absorption. Yes, effect of vitamin D in bone. So mineralization of bone is increased by increasing the osteoblast. So osteoblast होगा, बढ़ जाएगा तो mineralization हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है विटामिन डी का, रेगुलेट करना कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को। रेगुलेशन 3 ऑर्गन्स में होता है, इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन। कैल्सिट्रायोल, सो कैल्सिट्रायोल में बात करें तो पैराथ हार्मोन फेवर्स दी 1 हाइड्रोक्सिलेशन एंड
कैल बाइंडिंग इंक्रीज कर देता है, ट्रांसपोर्ट चैनल इंक्रीज कर देता है। Parathyroid hormone favors the 1-hydroxylation that will increase the calcitriol, and calcitriol functions is increasing the cal binding. कैल बाइंडिंग, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैल बाइंडिंग की वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर इंटेस्टाइन से, एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट चैनल्स को भी। देन एक्शन हमने बात कर ही ली है, पैराथायरॉयड हार्मोन की बात कर ली है। रैंक लिगेंड की बात कर ली है कि रैंक लिगेंड जो ऑस्टियोब्लास्ट पर होता है, सो कैल्सिट्रायल और पैराथ हार्मोन रैंक लिगेंड को फेवर करते हैं। रैंक लिगेंड जो कि प्रो ऑस्टियोक्लास्ट पर होता है, रिसेप्टर उसका प्रो ऑस्टियोक्लास्ट पर होता है, रैंक लिगेंड ऑस्टियोब्लास्ट पर होता है, जिसकी वजह से जो है ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से डिमिनरलाइजेशन होता है बोन्स का, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होता है। विटामिन डी बोन का मिनरलाइजेशन करता है ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके, जिसकी वजह से ऑस्टियोकैल्शियम प्रोटीन बढ़ जाता है, दैट इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। सो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर ऑस्टियोइड मैट्रिक्स है, उसके अंदर कैल्शियम एपिफाइजियल कार्टिलेज, इन दोनों जगह कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा। एंड व्हेन सीरम कैल्शियम इज लो, बोन रिजॉर्प्शन, एंड व्हेन इज इनफ, देन बोन मिनरलाइजेशन, एंड रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट। थैंक यू।